आज चलो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स पढ़ते हैं, वो केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर। तो यार हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स कैसे बनते हैं? हाइड्रोजन हटा दो हाइड्रोकार्बन्स का, ये तो छोटी मोटी चीज़ें। क्लोरीन वाले कंपाउंड्स, क्लोरोक्वीन यूज़ होता है मलेरिया में, क्लोरोक्वीन यूज़ होता है। क्लोरामफेनिकॉल होता है, वो उसमें क्या कहते हैं एंटीबायोटिक के तौर पे यूज़ होता है। ठीक है भाई, ठीक है पढ़ लेंगे। अच्छा यहाँ पे क्लासिफिकेशन छोटी मोटी सी, इसमें ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, एक है तो मोनो, दो है तो डाई, तीन है तो ट्राई, हेलो एल्केन्स ऐसी। कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 कार्बन, अगर आपका वो है, आपका जो कार्बन है वो खुद एक कार्बन, आपका जो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है अगर वो खुद एक ही कार्बन से जुड़ा है तो आपका प्राइमरी हो गया। अगर ये कार्बन हेलोजनेटेड कार्बन खुद दो कार्बनों से जुड़ा है तो वो सेकेंडरी हो गया। अगर खुद तीन से जुड़ा है तो टर्शरी हो गया। ये आप पढ़ चुके हैं बहुत बार। एलाइलिक क्या होता है कि आपका ये हेलोजन है वो खुद किसी ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा है जो कि एक विनाइलिक, मतलब ये देखो ये जो होता है डबल बॉन्ड वाला सिस्टम होता है इसको कहते हैं विनाइलिक। ठीक है, और अगर ये एक कार्बन डबल बॉन्ड वाले के बाजू वाले कार्बन के साथ जुड़ा हो आपका हेलोजन तो इसको कहते हैं एलाइलिक, डबल बॉन्ड वाले के बाजू वाले से जुड़ा हो। तो बेंजाइलिक होता है कि देखो बेंजाइलिक का मतलब ये नहीं कि बेंजीन से जुड़ा है। बेंजाइलिक का मतलब बेंजीन के साथ खुद एक कार्बन जुड़ा होगा, उसके साथ आपका हेलोजन जुड़ा है। बेंजीन के साथ एक कार्बन है, देखो बेंजीन के साथ ये वाला कार्बन है और उसके साथ हेलोजन जुड़ा है। अगर आपका बेंजीन के साथ सीधा सीधा हेलोजन जुड़ा होता तो उसको हम फिनाइलिक कहते हैं। ठीक है, फिर क्या है कंपाउंड कंटेनिंग sp2 कार्बन, वो सारे जो थे एलाइलिक और बेंजाइलिक दोनों ही sp2 कार्बन थे, डबल बॉन्ड के बाजू वाला और रिंग के बाजू वाला कार्बन। ठीक है, अगर डायरेक्टली डबल बॉन्ड सिस्टम से जुड़ा है आपका हेलोजन तो उसको कहेंगे विनाइलिक डबल बॉन्ड कार्बन, और इनमें से किसी एक कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ गया। एराइल हेलाइड्स जो कि बेंजीन के साथ सीधा जुड़ा है, ये हो गया फिनाइल हेलाइड पहला वाला। क्या कहेंगे इसको? क्लोरोबेंजीन, इसको कहेंगे क्लोरोटोलिन। ठीक है, नाम आप जानते ही होंगे फिर भी देख लेते हैं। अगर तो आपका ये प्राइमरी वाले के साथ जुड़ा है तो आप इसको कहोगे एन प्रोपाइल ब्रोमाइड, कॉमन नेम हम आईयूपीएसी नेम पे ध्यान देते हैं। 1 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन क्योंकि सेकंड पोजीशन वाले से जुड़ा है। दो जुड़े हैं तो एक जगह मिथाइल जुड़ा है, एक जगह क्लोरीन जुड़ा है तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल, ऐसे नेम कर सकते हैं। और ब्रोमोबेंजीन 1 और 3 पोजीशन पे, 1 3 5 पोजीशन पे। ठीक है, ऐसे आपके पास बहुत सारे। हाँ, इसमें अगर आपका है, इसमें हाँ अगर आपका एक ही कार्बन से दोनों हेलोजन जुड़े हों, एक ही कार्बन है उससे दोनों हेलोजन जुड़े, इसको कहेंगे जेमिनल डाइहाइलाइड। अगर आपके दो आजू बाजू वाले कार्बनों से जुड़े उसको कहेंगे विसिनल डाइहाइलाइड। जेमिनल और विसिनल। जेमिनल को हम कैसे लिखते हैं? एल्काइलिडीन क्लोराइड, डाई नहीं लगाते यहाँ पे। जैसे दो कार्बन का तो इथाइलिडीन क्लोराइड, वैसे हम क्या लिखेंगे? एल्काइलिडीन क्लोराइड। जबकि दूसरे वाले केस में हम लिखेंगे क्या? इथाइलिन डाइक्लोराइड। विसिनल वाले केस में क्या लिखा? इथाइलिन डाइक्लोराइड। यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, इथाइलिन फिर भी कह रहे हैं हम। ठीक है, कॉमन नेम है, आईयूपीएसी नेम तो वही होगा, क्या होगा अपना 1 2 डाइक्लोरो इथेन, और यहाँ पे 1 1 डाइक्लोरो इथेन। ठीक है जी, ये टेबल देख लेना। मेन जो है अपना, अच्छा ये भी स्ट्रक्चर ऑफ CX बॉन्ड। देखो यार हेलोजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, बेचारा कार्बन गरीब हो जाएगा। कार्बन के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया और हेलोजन के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया, इसलिए ये पोलर बॉन्ड है। ठीक है, अगर मैं उसकी मतलब इसका कुछ डायपोल मोमेंट होगा। अगर मैं बात करूँ कि CH मतलब क्लोरोफॉर्म मतलब नहीं CH3Cl, चलो क्लोरोफॉर्म तो CH3Cl3 होता है। CH3Cl और CH3F, इन दोनों में से डायपोल मोमेंट किसका ज़्यादा है? तुम बोलोगे यार फ्लोरीन तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसका ज़्यादा होना चाहिए, बट नहीं, CH3Cl का ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि डायपोल मोमेंट दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। डायपोल मोमेंट सॉरी कह दिया, डायपोल मोमेंट जो है चार्ज इनटू इंटर एटॉमिक डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। तो भले ही चार्ज मतलब अगर ये ज़्यादा फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी ज़्यादा आएगा। ठीक है, एग्री। लेकिन यहाँ पे जो वो होगा बॉन्ड लेंथ होगी वो तो कम होगी काफ़ी। यहाँ पे बॉन्ड लेंथ इसके कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा होगी, तो वो ज़्यादा डोमिनेंट फैक्टर हो जाता है एज कम्पेयर टू चार्ज। इसकी वजह से CH3Cl हैज़ मोर डायपोल मोमेंट दैन CH3F। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में देखते रहेंगे बीच में कहा। फिर प्रिपरेशन पे आते हैं एल्कोहल्स। Alkyl halides are best prepared from alcohols which are easily accessible। हाँ भाई दारू तो ठीक पे मिल जाती है। The hydroxyl group of an alcohol is replaced by halogen on reaction with concentrated halogen acids। किसके साथ आप कर सकते हो? हेलोजन एसिड के साथ कर सकते हो, यानी कि HCl HBr वगैरह। आप फॉस्फोरस हैलाइड के साथ कर सकते हो, थायोनाइल फ्लोराइड के साथ कर सकते हो। थायोनाइल फ्लोराइड इज प्रेफर्ड बिकॉज द टू प्रोडक्ट्स आर एस्केपेबल गैस, hence the reaction gives pure alkyl halides। phosphorus tribromide and triiodide are usually generated in C2, produced in the reaction mixture by the reaction of red phosphorus with bromine and iodine respectively। The preparation of alkyl chloride is carried out either by passing dry hydrogen chloride gas through a solution of alcohol or by heating a solution of alcohol in concentrated aqueous acid। हाँ ठीक है, ये तो हम रिएक्शंस के हिसाब से देखेंगे। मैं लिख के प्रैक्टिस करूंगी ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले अल्कोहल से प्रिपरेशन, हेलो एल्केन्स की। अल्कोहल को मैं लिख सकता हूँ ROH प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये मिलकर बनेंगे RCl प्लस H2O। RCl हो गया हमारा अल्काइल हाइलाइड। ऐसे ही अगर मैं ROH की रिएक्शन करूँ विथ NaBr और H2SO4 तो NaB और H2SO4 ये क्या देंगे? एक तरह से हम कह सकते हैं ना ये HBr है एक तरह से, तो ये भी क्या देंगे? RBr प्लस H2O प्लस एक और चीज़ यहाँ पे बन जाएगी, सोडियम और सल्फेट करेंगे भाई, सोडियम बाइसल्फेट। अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाऊँ PX3 के साथ, या फिर अगर ऐसे लिखा हो P, X2 मतलब ये रेड फॉस्फोरस और X2 हमने इन C2 इसे कहते हैं इन C2 प्रिपरेशन।
PX3 को हमने इन situ प्रिपेयर किया है फॉस्फोरस और X2 लेके, या फिर PX3 सीधा ही ले लिया, PX3 PCl3 वगैरह, तो आपका क्या बनेगा, अगेन RCl तो बनेगा, साथ बनेगा आपका H3PO3 यानी कि 3 H3PO3 यानी कि फॉस्फोरस एसिड। यहाँ पे X का मतलब आयोडीन या फिर ब्रोमीन है, क्योंकि PBr3 या PI3 उतने ज़्यादा स्टेबल नहीं होते, तो आप पहले से बना के नहीं रख सकते, ठीक है। अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाऊँ PX5 के साथ, PCl5 के साथ प्राइमरीली, तो आपके पास RCl तो बनेगा, साथ में बनेगा POCl3 प्लस HCl। देखो यहाँ पे X 5 बार है, Cl जो है 5 बार है, तो हर प्रोडक्ट में क्लोरीन क्लोरीन आ ही रहा है। यहाँ पे सिर्फ 3 ही बार है, तो सिर्फ एक RCl में आ रहा है और H3PO3 में RCl 3 बन जाएगा, इसका मतलब है ना। अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाऊँ जो बेस्ट प्रेफर्ड रिएक्शन है SOCl2 के साथ, थायोनाइल क्लोराइड प्रेफर्ड क्यों है, आपका RCl तो बनेगा, साथ में बनेगा SO2 प्लस HCl। ये दोनों जो है गैस है, वोलेटाइल है, ये आपकी उड़ जाएंगी, तो आपको इनको सेपरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिस इज प्रेफर्ड रिएक्शन। अब यहाँ पे कुछ छोटी मोटी बात एनसीईआरटी ने कही है कि अगर आपकी जो पहली रिएक्शन है अल्कोहल की HCl के साथ रिएक्शन, अगर तो अल्कोहल प्राइमरी है या फिर सेकेंडरी है तो अच्छे से रिएक्ट नहीं करता, इसके लिए आपको चाहिए ZnCl2 एज कैटलिस्ट, तब जाके आपका RCl और H2O बन जाएगा। लेकिन टर्शरी के लिए आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, टर्शरी के लिए आप बस टर्शरी के लिए बस आप इसकी शेकिंग कर दो तो आपकी रिएक्शन हो जाएगी। दूसरा इसने कहा है कि अगर आप HBr ले रहे हो तो HBr आप 48% लोगे, HBr अल्काइल ब्रोमाइड बनाने के लिए ROH प्लस HBr की रिएक्शन अगर आप कर रहे हो तो फॉर्म RBr, तो ये HBr आप 48% लोगे। अगर आपको RI बनाना है, RI ये सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना, ऐसे नहीं बोल रही मर्जी से, RI बनाना है उसके लिए आप क्या करोगे, ROH की रिएक्शन कराओगे NaI सोडियम आयोडाइड या फिर KI के साथ, तब आपको मिलेगा RI। ये रिएक्शन होगी इन प्रेजेंस ऑफ 95% H3PO4 हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, और साथ में तो ये बाय प्रोडक्ट्स बन ही जाएंगे। अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रिएक्टिविटी देखें तो टर्शरी सबसे ज़्यादा होता है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। अल्कोहल्स की देख रहे हैं हम रिएक्टिविटी का ऑर्डर। टर्शरी देखो बड़े आसान से बन जाता था, शेकिंग करने से बन जाता था। सेकेंडरी और प्राइमरी के लिए तो हमें वो करना पड़ता था, ZnCl2 लेना पड़ रहा था। तो प्राइमरी तो बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं, इसके बेसिस पे हम वो भी करते हैं, लूकास टेस्ट भी करते हैं। लूकास टेस्ट इसमें क्या करते हैं कि ZnCl2 ले लेते हैं प्लस हम ले लेते हैं HCl, और यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में से कोई अल्कोहल डालते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि अल्कोहल्स जो होते हैं वो सोल्यूबल होते हैं पानी में, लेकिन अल्काइल हैलाइड्स इनसोल्यूबल होते हैं। अल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं दैट आर इनसोल्यूबल। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी उससे अल्काइल हैलाइड बनेगा, इनसोल्यूबल होगा तो यहाँ पे प्रेसिपिटेट हो जाएगा, यहाँ पे टर्बिडिटी आ जाएगी, झाग उत्पन्न हो जाएगा। तो टर्शरी में झाग ही तुरंत आ जाता है, ठीक है, टर्शरी के केस में तुरंत झाग आ जाता है, सेकेंडरी के केस में 5 मिनट बाद आता है, और प्राइमरी के केस में भैया रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करती, रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करती, इसको कहते हैं लूकास टेस्ट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। दूसरा है कि आप ये नहीं कर सकते कि मैं फिनोल ले लूँ और इसकी रिएक्शन करा दूँ HCl के साथ ताकि मेरा वो बन जाए, ये क्लोरोबेंजीन बन जाए, नहीं, ये रिएक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन और इसके बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो ये बॉन्ड आराम से नहीं टूटेगा, यार अगर ऑर्गेनिक की रिएक्शंस आप और मैं लिख के प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये हमने देखी अल्कोहल से प्रिपरेशन। ऐसे से ज़्यादा क्वेश्चन तो आए नहीं है, बट फिर भी किस किस के साथ, HX के साथ NaBr, PX2, PCl5, SOCl2 के साथ देखिए हमने। SOCl2 प्रेफर्ड रिएक्शन है क्योंकि आपके इसमें जो बाय प्रोडक्ट्स बनेंगे वो गैसेस बनेंगे, वो उड़ जाएंगे और आपके पास सेपरेशन की टेंशन नहीं होगी। फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन ये हम 11th में पढ़ के आए हैं। फ्री रेडिकल क्लोरिनेशन या ब्रोमिनेशन क्या करते हैं, जैसे HNU यानी कि सनलाइट, हम लेंगे एक बड़ा प्यारा सा मिथेन, इसको सनलाइट की प्रेजेंस में Cl2 के साथ ट्रीट करा देंगे। ऐसे नहीं ट्रीट करेंगे, ऐसी रिएक्शन नहीं शो करेगा, सिर्फ सनलाइट की प्रेजेंस में ही करेगा, और ये जो रिएक्शन है ये फ्री रेडिकल रिएक्शन है। क्लोरीन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, हेट्रोलिटिक क्लीवेज, इसकी वजह से फ्री रेडिकल्स बनेंगे। ये फ्री रेडिकल अब इस मिथाइल पे अटैक करेंगे और फर्दर यहाँ पे बहुत सारे मिक्सचर ऑफ हेलो एल्केन्स बनते जाएंगे। क्यों, क्योंकि पहले बनेगा CH3Cl, फिर बनेगा CH2Cl2, फिर बनेगा CHCl3, फिर CCl4, ऐसे बनते जाएंगे यार। तो हमें मिक्सचर मिलेगा, किसी भी एक हेलो एल्केन की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा नहीं होगी, तो ये कुछ खास अच्छी रिएक्शन है नहीं। इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बताने के लिए। क्लोरीन आपको जगह जगह पे लगा के देखने पड़ते हैं, फिर ये एरीन्स को तो हम बाद में पढ़ेंगे। एल्कीन कहता है कि अगर आपको मेरे से अल्काइल हैलाइड बनाना है, ये वाला अल्काइल हैलाइड बनाना है, तो अगर आप मेरे में डालते हो HX, ठीक है, तो मैं मार्कोनिकोव एडिशन करूंगा। मार्कोनिकोव एडिशन सबको पता होगी, यहाँ पे जुड़ेगा क्या Br और यहाँ पे जुड़ेगा क्या H, जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा वहाँ पे H जोड़ दो, जहाँ पे हाइड्रोजन का वहाँ ब्रोमीन जोड़ दो, ठीक है। अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाऊँ किसके साथ, Br2 यानी कि X2 इन प्रेजेंस ऑफ, मतलब यहाँ पे कोई भी X जुड़ जाएगा, सोडियम ब्रोमीन जुड़े, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो यहाँ पे विसिनल डाइब्रोमाइड बनेगा, CH3CH CH2, विसिनल मतलब आजू बाजू, दोनों जगह ब्रोमीन जुड़ जाएगा, जो भी होगा हाइड्रोजन वो जुड़ जाएगा। अगर मैं यही रिएक्शन Br2 या X2 कुछ भी ले लिया, इन प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर कर दूँ, ये हाई टेम्परेचर 773 केल्विन टेम्परेचर के करीब, तो यहाँ पे एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होती है। ये है विनाइलिक कार्बन, ये दोनों है विनाइलिक कार्बन, ये है एलाइलिक कार्बन, तो ब्रोमीन इस वाले कार्बन के साथ जाके जुड़ जाएगा और यहाँ पे बनेगा क्या CH2, यहाँ पे ब्रोमीन और यहाँ पे CH डबल
डबल बॉन्ड CH2। डबल बॉन्ड को ये लोग नहीं छेड़ेंगे, समझे। फिर भी देख लेते हैं, जैसे ये एक एल्काइन है, ठीक है, इथाइन। इसको अगर मैं रिएक्ट करवाऊँ किसके साथ, Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, चलना CCl4, या फिर मैं रिएक्ट कराऊँ इसको HBr के साथ, तो किस टाइप की रिएक्शन से शो करेगा। ये अगर Br2 के साथ कराऊँ तो वहाँ पे विसिनल बन रहा था ना, यहाँ पे टेट्रा ब्रोमो बन जाएगा, हर चीज़ एल्कीन से डबल होगी, ब्रोमीन चारों जगह जुड़ जाएगा। अगर मैं इसको HBr के साथ, तो HBr लग रहा, HBr मतलब HX के साथ ट्रीट कराऊँ, तो यहाँ पे होगा, वहाँ पे विसिनल बन रहा था ना, यहाँ पे क्या बनेगा देख लेते हैं, यहाँ पे बनेगा जेमिनल डाइहाइड, मतलब दो HBr के मॉलिक्यूल्स जुड़ेंगे, दोनों ब्रोमीन होंगे सेम कार्बन पे, दोनों हाइड्रोजन होंगे सेम कार्बन पे, तो इसको हम कहेंगे जेमिनल, जब एक ही कार्बन पे दोनों ब्रोमीन जुड़ रहे हो। तो एल्काइन ऐसी रिएक्शन शो करता है, ठीक है। अब यार आयोडाइड और फ्लोराइड बनाने में बड़ी दिक्कत थी, तो उसके लिए हमारे पास दो रिएक्शंस आती हैं। एक आयोडाइड के लिए आती है फिंकलस्टीन रिएक्शन, जिससे हम क्या करते हैं, कोई भी हमने एक RX ले लिया, मतलब एक्स यहाँ पे क्लोरीन या फिर ब्रोमीन हो सकता है, इसको हम ट्रीट कराते हैं NaI के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, ड्राई एसीटोन, सूखा एसीटोन, ठीक है, और इससे हमारे पास बन जाता है Ri प्लस NaX। अब ये एसीटोन का पर्पस क्या था, एसीटोन जो है इसको NaX को प्रेसिपिटेट आउट कर देता है, PPT बना देता है इसका, ठीक है। अब जब ये हट गया, रिएक्शन से ये हट गया, तो अब क्या होगा, ली चैटलियर प्रिंसिपल के हिसाब से इक्विलिब्रियम आगे की तरफ शिफ्ट होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। तो ये पर्पस था यहाँ पे एसीटोन को यूज करने का। यह फिंगरस्टीन रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ Ri आयोडाइड। दूसरी है स्वार्ट्ज रिएक्शन, जिसमें हम क्या करते हैं, हमने लिया कोई भी वही RX, इसको हम ट्रीट कराते हैं किसके साथ, हम इसको ट्रीट कर सकते हैं AgF के साथ, मतलब फ्लोराइड्स के साथ। मरकरी का फ्लोराइड हो सकता है, सिल्वर का फ्लोराइड हो सकता है, कोबाल्ट का, या फिर एंटीमनी का। इनके फ्लोराइड्स के साथ ट्रीट कराने पे हमें वही RF मिलता है प्लस AgX मिलता है, समझ रहे हो। स्वार्ट्ज रिएक्शन में हम दोनों को कंपेयर करें, RX लिया हमने, यहाँ पे लिया हमने NaI, यहाँ पे क्या लिया, सिल्वर, मरकरी, कोबाल्ट, एंटीमनी, इनमें से किसी का फ्लोराइड, दोनों जगह पे क्या बना, RF, यहाँ पे Ri, वहाँ पे बना NX, यहाँ पे बना AgX, या जो भी बनना होगा। यहाँ पे हमने साथ में एसीटोन भी लिया है, क्यों लिया है, ताकि रिएक्शन फॉरवर्ड जाए, बिकॉज वो NaX को पिपेट आउट कर देता है, सॉरी प्रेसिपिटेट आउट कर, ठीक है। तो आप NCERT से भी रिएक्शन देख सकते हो, एल्कीन्स की HX के साथ, एल्कीन की उसके साथ X2 के साथ, यहाँ पे विसिनल डाइहाइड बन रहा है, यहाँ पे सिंपल मोनोहाइलाइड बन रहा है, मार्कोनी को प्रिंसिपल फॉलो होगा। लेकिन अगर आपने उसको परऑक्साइड की प्रेजेंस में HBr के साथ रिएक्ट कराया, तब एंटी मार्कोनी एडिशन होगी। हेलोजन एक्सचेंज की बात हमने कर ली, फिंकलस्टीन और स्वार्ट्ज रिएक्शन। इसके बाद आ जाते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज पे ये कलरलेस होते हैं, कभी कोई ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स थोड़ा बहुत कलर दे देते हैं। खैर, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स, फिर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हम देखते कैसे हैं। पहली बात तो ये कि एल्काइल हैलाइड का जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होगा, एल्काइल हैलाइड का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा, दैट वुड बी ग्रेटर देन नॉर्मल एल्केन्स। बोलो है कि नहीं, सिंपल आरसीएल लेते था। एल्काइल हैलाइड्स का जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होगा, दैट वुड बी ग्रेटर देन सिंपल हेलो एल्केन्स। क्यों, सॉरी सिंपल हाइड्रोकार्बन्स। क्यों, क्योंकि इनके पास डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट की वजह से क्या करेंगे, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस शो कर लेंगे, जबकि ये लोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। दूसरी बात, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर कैसे चेक करते हैं, तो भैया एक गुरु मंत्र होता है कि जितना बड़ा आपका आर ग्रुप होगा, पहली बात तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हम देखते कैसे, कोई इंट्रैक्शंस हो मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो प्राइमरी जो इंट्रैक्शंस होती हैं, वेंडर वॉल इंट्रैक्शन, वो साइज के हिसाब से वेरी करती हैं, साइज से डिटरमाइन होती हैं वेंडर वॉल इंट्रैक्शन। तो आर ग्रुप जो है इस RCl का, ये जितना बड़ा होगा, या ये एक्स ग्रुप भी जितना बड़ा होगा, मतलब आयोडीन है, ब्रोमीन है, कुछ भी है, जितना ज़्यादा ये लोग बड़े होंगे, उतना ज़्यादा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि मोलर मास ज़्यादा होगा। वहीं अगर मैं बात करूँ आइसोमर्स की, तो जो लीनियर आइसोमर्स होंगे, उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू ब्रांच्ड आइसोमर्स। कैसे बनाऊँ, ब्रांच्ड आइसोमर्स, समझ रहे हो। उसके बाद आती है सॉलिबिलिटी की बात। सॉलिबिलिटी में वैसे तो ये एल्काइल हैलाइड्स, क्या हमने कहा था कि ये डाइपोल मोमेंट है इनका, ये कुछ वो है, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन शो कर लेते हैं, लेकिन फिर भी ये क्या होते हैं, इमिसिबल होते हैं। इमिसिबल मतलब इनसोल्यूबल, ये लोग पानी में डिसॉल्व नहीं हो सकते, पानी में डिसॉल्व नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते भैया, क्योंकि वाटर के बीच में यार क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, और इनके बीच में क्या है, RCl के बीच में डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है। तो जब आप इनके बीच का बॉन्ड तोड़ के, दो RCl का, दो H2O का बॉन्ड तोड़ के इन दोनों को आपस में कंबाइन करने की कोशिश करोगे, इन दोनों की दोस्ती करवाने की कोशिश करोगे, तो इनकी इतनी अच्छी दोस्ती नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ये H2O इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा था, ये RCl इसके साथ डाइपोल मोमेंट बना रहा था। अब इन दोनों की अगर आप दोस्ती करना चाहोगे तो ये नहीं हो पाएगी, ये रिश्ता नहीं हो पाएगा, तो सॉलिबिलिटी इनकी नहीं होती। तभी तो हम कहते हैं ना टर्बिडिटी आ जाती है लुकास टेस्ट में। देख लेते हैं, तो रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स में आता है ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस भी शो कर सकता है, एलिमिनेशन कर सकता है, रिएक्शन विद मेटल्स कर सकता है। क्यों न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन शो कर रहा है, क्योंकि आपका जो RX है उसमें X के पास लोन पेयर है, इसका मतलब X एक न्यूक्लियोफाइल है, तो इसको रिप्लेस करने के लिए, इसके साथ सब्स्टिट्यूशन करने के लिए कोई न्यूक्लियोफाइल ही तो आएगा। एलिमिनेशन जिसमें X को ही हम हटा देंगे, रिएक्शन विद मेटल्स जिसमें ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स बनेंगे। आज ये एक एक करके देखते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में क्या होता है, देखो आपको पता है कि ये पोलर बॉन्ड है C और X के बीच का, ठीक है। तो X पे पार्शियल नेगेटिव है और C पे पार्शियल पॉजिटिव है, तो ये न्यूक्लियोफाइल इस पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पे अटैक करता है और इस X को धक्का देके भगा देता है, ठीक है। कालीलाइट से कुछ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस गिवन है। इसमें पहली रिएक्शन एक्वस NaOH या KOH के साथ है, तो यहाँ पे OH एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है और X को हटा के खुद जुड़ जाता है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ROH, बोले तो एल्कोहल। पिछली बार अपन ने क्या किया था, एल्कोहल लिया था, इसको HCl के साथ रिएक्ट करके
HCl के साथ रिएक्ट करा के RCl बनाया था, वही RCl को अपने बेस के साथ रिएक्ट करा दिया तो अल्कोहल बन गया। H2O के साथ रिएक्शन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से अटैक कर सकता है, तो यहाँ पे वाटर खुद एक न्यूक्लियोफाइल है और यहाँ पे बनता है अगेन अल्कोहल, एल्कोहल। वही RONA या NaOR के साथ ट्रीट कराएं तो यहाँ पे RO नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल की अटैक करता है और X को हटा के जुड़ जाएगा तो ROR डैश, इसको अपन लोग क्या कहते हैं, ईथर। इस रिएक्शन का नाम है विलियमसन सिंथेसिस, बड़ी काम की रिएक्शन है। इसके बाद आता है Na के साथ रिएक्शन, ये हमने अभी देखी थी। Na के साथ रिएक्शन जब होता है तो क्या बनता है, Ri बनता है इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन प्लस NaHC बन जाता है। चलो भैया, इस रिएक्शन का क्या नाम है, इस रिएक्शन का नाम है फिंकलस्टीन रिएक्शन, है कि नहीं। इसके बाद अगर हम इसको AgF, Ag2F2 या कोबाल्ट या एंटीमनी इन लोगों के फ्लोराइड्स के साथ ट्रीट कराते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, RF। इस रिएक्शन का नाम क्या है, स्वार्ट्ज रिएक्शन। चलना, स्वार्ट्ज रिएक्शन। वही अगर अमोनिया के साथ रिएक्ट कराऊं, अमोनिया के साथ अगर रिएक्ट कराऊं तो इस रिएक्शन को कहते हैं अमोनोलिसिस, जिसमें यहाँ अमोनिया अपने लोन पेयर से अटैक करता है और यहाँ पे बनाता है प्राइमरी अमीन RNH2। लेकिन यहाँ ट्रेजेडी ये है, प्राइमरी अमीन तो बन जाता है लेकिन ये फर्दर RX के साथ रिएक्ट करके बनाता है सेकेंडरी अमीन R2NH। R2NH यहाँ भी नहीं रुकता, ये अगेन RX के साथ रिएक्ट करके टर्शरी अमीन बन जाता है, टर्शरी। और खुजली इसको इतनी है कि एक और RX के साथ रिएक्ट करके ये क्वार्टरनरी सॉल्ट भी बन सकता है, क्वार्टरनरी सॉल्ट। ये बड़ी हरकत है इसकी। फिर आ जाते हैं इस पे KCN, AgCN, इन सब पे। यहाँ पे जो CN है ये एक एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल है, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल, एम्बी मतलब दो जगह से, तो ये C से भी अटैक कर सकता है, ये N से भी कर सकता है। सिमिलरली NO2 भी अगेन एक एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल है, ये N से भी अटैक कर सकता है या O से भी अटैक कर सकता है। तो कब ये कहाँ से अटैक कर रहा है, आइए देखते हैं। ये है अपना KCN एक आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड। तो ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ये K पॉजिटिव और ये CN नेगेटिव। CN नेगेटिव में कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होगा, यूँ तो नाइट्रोजन पे भी नेगेटिव चार्ज होगा किसी ना किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, लेकिन यहाँ पे कार्बन से अटैक होगा। यूँ तो नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है लेकिन फिर भी कार्बन से अटैक होगा, क्यों, क्योंकि कार्बन कार्बन की दोस्ती अच्छी होती है, गुड फ्रेंडशिप। तो जब ये इस पे RX पे अटैक करके इस R ग्रुप के साथ जुड़ेगा, तो R ग्रुप क्या है, कार्बन का ही तो बना हुआ है, तो R ग्रुप के साथ जुड़ के जब ये RCN बनाएगा तो यहाँ पे कार्बन कार्बन की अच्छी दोस्ती होगी तो ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड बनेगा। तो ये बन गया हमारा RCN। इसको अपन क्या बोलेंगे, नाइट्राइल। वहाँ कहाँ जा रहा है, इसको अपन बोलेंगे नाइट्राइल। दूसरा, अगर यहाँ पे AgCN हो, अब AgCN आयनिक कंपाउंड नहीं है भाई, AgCN तो आयनिक कंपाउंड नहीं है, तो यहाँ पे ये बॉन्ड Ag और CN के बीच का टूटेगा ही नहीं, तो यहाँ पे वो भी नहीं बनेगा, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा नहीं, कार्बन के पास कोई लोन पेयर भी नहीं है, बस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो बस इस लोन पेयर से ही अटैक होगा RX पे और यहाँ पे RNC बन जाएगा, बस इस लोन पेयर से ही अटैक हो सकता है। तो इसीलिए इस केस में RNC बन रहा है जिसको हम कहेंगे आइसोनाइट्राइल, ठीक है। तो KCN के साथ क्या बना, RCN और Ag इसके साथ RNC, इसको कहेंगे अपन नाइट्राइल और नीचे वाले को कहेंगे आइसोनाइट्राइल। वही अगर हम KNO2 की बात करें तो वही केस है, अगेन ये एक आयनिक कंपाउंड है, इन दोनों के बीच का बॉन्ड टूटेगा, NO पे नेगेटिव चार्ज आएगा, अब चाहे तो उससे N से भी अटैक हो सकता है, चाहे तो O से भी अटैक हो सकता है, लेकिन क्योंकि O पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो इसलिए O से अटैक होगा, भैया नेगेटिव चार्ज वाला लोन पेयर से ज़्यादा अच्छे से डोनेट करेगा ना, तो O से अटैक होगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा RONO। इसको अपन क्या बोलेंगे, बोलो क्या बोलते हैं, एल्काइल नाइट्राइट, ठीक है। नाइट्राइट है ना, NO2 को नाइट्राइट कहते हैं, NO3 को नाइट्रेट कहते हैं, तो इसका नाम पड़ गया एल्काइल नाइट्राइट। अगला, अगर हम AgNO2 के साथ करें तो पिछली बार जब हमने Ag लिया था तो N से अटैक हो रहा था, यहाँ पे भी N से अटैक करा, तो क्यों, क्योंकि अगेन ये कोवेलेंट कंपाउंड है, इसके बीच का बॉन्ड नहीं टूटेगा, चाहे तो इसके नाइट्रोजन के लोन पेयर से भी अटैक हो सकता है, ऑक्सीजन के लोन पेयर से भी अटैक हो सकता है, दोनों केस में लोन पेयर ही है, तो कौन अटैक करेगा भैया, ऑक्सीजन क्यों दे अपने इलेक्ट्रॉन, वो तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वो नहीं देगा, तो नाइट्रोजन अपने लोन पेयर से अटैक करता है और यहाँ पे अगेन क्या बनेगा RNO2। इसको क्या बोलते हैं, RNO2, जब भी NO2 ग्रुप हो जाता है तो उसको कहते हैं नाइट्रो एल्केन, है ना, नाइट्रोबेंजीन वगैरह कह देते हैं। LiLH4 इतना तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट है कि क्या ही बात करें, ये हर जगह काम कर जाता है, वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये क्या कराएगा, रिडक्शन, RX की जगह यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ देगा, रिडक्शन मतलब वही ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो ये बहुत तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये एल्केन बना देगा एल्काइल हैलाइड से। R-M ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ये इसमें M है एक मेटल और R है वो अपना एल्काइल ग्रुप, तो ये यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, ये R नेगेटिव, ये M पॉजिटिव, R नेगेटिव जाके एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और क्या बनेगा R डैश, ठीक है। देयर इज वन मोर थिंग वर्थ मेंशनिंग कि जब हम एक्वस KOH लेते हैं तो OH नेगेटिव एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है और क्या बनाता है, अल्कोहल, अल्कोहल। लेकिन अगर हम अल्कोहलिक KOH ले रहे हैं, LC के पास अल्कोहल है, तभी अल्कोहल नहीं बनाता, तभी क्या बनाता देखते हैं। यहाँ पे ROH अल्कोहल है, KOH है, ठीक है। KOH क्या होगा, बेस, ये ROH क्या होगा, एसिड, दोनों मिलकर क्या करेंगे भैया, पानी निकाल दो पहले, तो बचे कुछ को आपस में जोड़ दो, तो क्या बनेगा ROK, यानी कि यहाँ पे K पॉजिटिव RO नेगेटिव। अब यहाँ पे है अपना RO नेगेटिव या OR नेगेटिव,
और वहाँ पे क्या है OH नेगेटिव। कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा भैया? R ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो ये जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाएगा, तो ये इसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस बनाएगा। ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, मोर स्ट्रॉन्ग। तो ये ऐसा नहीं कि OH की तरह सिर्फ एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर जाए, ये प्रॉपर बेस की तरह एक्ट करेगा। बेस का काम क्या है? हाइड्रोजन को खींचना, है ना? तो ये क्या करेगा, जैसे अपना एल्काइल हैलाइड है CH3X ले लो, नहीं सॉरी CH3CH2X है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन को भी खींच लेगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन को भी खींच लेगा, ठीक है। और क्या बन जाएगा यहाँ से CH2। अब अगर एक वैलेंसी दोनों की कम है तो यहाँ पे एल्कीन बन जाएगा। तो यहाँ अगर एल्कोहलिक KOH हो तो एल्कोहल नहीं बनेगा, यहाँ पे बनेगा एल्कीन। क्या बनेगा? एल्कीन। और जो यहाँ पे KCN के साथ रिएक्ट करने पे जो RCN बन रहा है ना, क्या बन रहा था ये? नाइट्राइल। ये बड़े काम की चीज़ है, क्योंकि अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस कर दो, अगर तो आप इसकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर दो, पार्शियल हाइड्रोलिसिस करने पे आपको मिलेगा अमाइड, RC+O NH2 अमाइड। और अगर आप इसकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दो तो आपको बनेगा, आपका बनेगा C+OOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसकी भी करोगे तो वही बनेगा। तो ये इसलिए बड़े काम की चीज़ है। आपके पास RX में देखो जितने कार्बन थे और RCN में एक कार्बन ज़्यादा हो गया, तो जब भी आपको एक कार्बन बढ़ाना हो तो आप इसको RCN के साथ ट्रीट करा सकते हो। फिर इस कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ आप चाहे अल्कोहल बना दो, चाहे जो भी बनाना हो, मर्जी आपकी। तो इस प्रकार हमने ये टेबल देख लिया है जहाँ पे वेरियस रिएजेंट्स गिवन थे, NaOH, H2O, NaOR, NaI, NH3, AgCN, KCN वगैरह वगैरह। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स की बात कर ली, ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिया, देख लेना। अब आ जाते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म पे। दो टाइप की मैकेनिज्म्स होती हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिक्यूलर SN2 और एक होता है SN1। पहले हम 2 वाले की बात करते हैं। 2 वाला एक सिंगल स्टेप में होता है, माना इसका नाम 2 है लेकिन ये फिर भी एक सिंगल स्टेप में होता है। इसका नाम 2 क्यों है? क्योंकि बायमोलिक्यूलर है, इसकी मॉलिक्यूलैरिटी 2 है। मॉलिक्यूलैरिटी अगर आपने वो पढ़ा हो, काइनेटिक्स पढ़ा हो, तो आपको पता होगा बायमोलिक्यूलर का मतलब जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट कर रहे हो, इसकी मॉलिक्यूलैरिटी ऑर्डर सब 2 है। ये एक सिंगल स्टेप में हो रही है और ये जनरली प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स में फेवरेबल होती है। यहाँ पे आपका जो रिएक्शन का रेट है वो न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा और अल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे जो ऑर्डर होगा रिएक्टिविटी का, देखो यहाँ पे ना जितना ज़्यादा बल्की बेस होता है उतनी ज़्यादा रिएक्शन मुश्किल होती है, मतलब जितना ज़्यादा बल्की ग्रुप जुड़ा होगा उतनी रिएक्शन मुश्किल होगी। तो जितना छोटा ग्रुप हो, जैसे कि मिथाइल हो गया, जैसे यहाँ पे ऑर्डर गिवन है, हाँ जैसे मिथाइल है तो वहाँ पे आराम से आ सकता है। इथाइल में थोड़ी मुश्किल होगी, आइसोप्रोपाइल में और मुश्किल होगी। तो देख लो मिथाइल में सबसे अच्छे से हो रही है ये रिएक्शन SN2। प्राइमरी वाले में थोड़ी कम, सेकेंडरी वाले में उससे कम और टर्शरी में होती ही नहीं है, तभी 0 लिखा है ना। तो इसलिए ऑर्डर हो जाता है प्राइमरी हैलाइड, सेकेंडरी, फिर टर्शरी। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। जब न्यूक्लियोफाइल आता है तो अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा बल्की ग्रुप जुड़ा होगा तो वो R ग्रुप्स न्यूक्लियोफाइल को आने नहीं देंगे, उनको भगा देंगे, ठीक है। और ये आता कैसे है? देखो न्यू आ रहा है X को हटा के जुड़ने के लिए, तो ये X के रहते तो नहीं आएगा ना, या तो X को हटा के आएगा या फिर X के पीठ पीछे आएगा। ये इसकी एक्स गर्लफ्रेंड के पीठ पीछे आता है, पीछे से अटैक करता है कायरों की तरह और पीछे से आके जुड़ जाता है। अब जब ये पीछे से जुड़ता है तो इसकी कॉन्फिगरेशन देखो रिवर्स हो गई। पहले Cl जो था राइट साइड में जुड़ा हुआ था, अभी OH आके लेफ्ट साइड में जुड़ा है। तो जब एक्स को पता चला कि उसका बॉयफ्रेंड किसी और के साथ चक्कर चला रहा है तो वो खुद ही छोड़ के चली गई, ठीक है। तो OH को कुछ ज़्यादा कुछ खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ी, OH ने पीछे से अटैक किया, इसलिए हम इसको कह रहे हैं इन्वर्जन ऑफ, यहाँ पे देखो डायग्राम भी दिया हुआ है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। यहाँ पे देखो जैसे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, जैसे कि आपका छाता उल्टा हो जाता है, वैसा उसने एग्जांपल दे रखा है, ठीक है। ये सिंगल स्टेप में हो रही है, यहाँ पे कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता रिएक्शन में, नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। जैसे जैसे आपकी रिएक्शन प्रोग्रेस करेगी, यहाँ पे पहले बस एक ये इंटरमीडिएट नहीं बना है, यहाँ पे जो बीच में बना है ये बस एक ट्रांजिशन स्टेज, बस एक ट्रांजिशन स्टेट है जहाँ पे कार्बन 5 बॉन्ड बना रहा है। भैया कार्बन 5 बॉन्ड कैसे बना लेगा? तो एक को तो छोड़ना ही पड़ेगा ना, 2 के साथ डबलिंग तो कर नहीं सकता, तो एक्स खुद ही इसको छोड़ के चली जाती है। ये था SN2 का मैकेनिज्म। SN2 जनरली एक तो मिथाइल वालों में होगी जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, दूसरा जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होंगे ना उनमें ज़्यादा अच्छे से फेवरेबल होगी। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, अब यहाँ पे देखो कंट्रोवर्सी क्या है, यहाँ पे ये सिंगल स्टेप में नहीं होती, 1 है, लेकिन ये होगी मोर देन 1 स्टेप्स में, तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी होगी 1। SN1 मतलब ऑर्डर इसका 1 होगा, मॉलिक्यूलैरिटी तो देखो रिएक्शन को अगर हम देखें तो दो लोग तो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो हमें तो देखने में लगेगा कि भैया इसका ऑर्डर तो 2 होना चाहिए, लेकिन नहीं, हमें इसके मैकेनिज्म पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे 2 स्टेप में हो रही है रिएक्शन प्राइमरीली, जो स्टेप 1 है उसमें एक्स पहले ही छोड़ के चली जाती है, यहाँ पे कोई धोखाधड़ी नहीं है, यहाँ पे कार्बन कोई डबलिंग नहीं कर रहा, एक्स पहले ही उसको छोड़ के चली गई। अब यहाँ पे इसके पास ये सिंगल है बेचारा, इसके पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अब अगर जब इसको एक्स छोड़ के गई, पहले यहाँ पे क्या था, ये sp3 था, अब ये क्या हो गया, sp2 हो गया। sp2 में ज्योमेट्री कैसी है, प्लेनर, ये 120 डिग्री पे। अब यहाँ पे OH आके अटैक कर सकता है सेकेंड स्टेप में, तो ये जो वो है पहला स्टेप है ये स्लो स्टेप है, पहला स्टेप है स्लो स्टेप। तो पहला स्टेप जब भी आपके किसी स्टेप में कोई इंटरमीडिएट बन रहा हो तो वो स्लो स्टेप होता है, स्लो स्टेप है तो तभी तो रिवर्सिबल भी दिखा रखा ना इसको, स्लो स्टेप जनरली रिवर्सिबल हो सकते हैं। जब भी कोई रिएक्शन का आपको रेट डिटरमाइन करना होता है तो वो स्लो स्टेप के बेसिस पे होता है, इसको कहते हैं RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप।
तो आपका जो रेट होगा, यहाँ पे कौन है रिएक्टेंट, बस एक एल्काइल हैलाइड तो है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आया क्या, नहीं, वो एक्स के जाने का वेट कर रहा था, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आया नहीं, तो सिर्फ एल्काइल हैलाइड की ही कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगी रिएक्शन। तो रिएक्शन यहाँ पे किस पे डिपेंड कर रही है, सिर्फ एल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन पे। उसके बाद सेकंड स्टेप में OH आया और ये जो पॉजिटिव चार्ज था वहाँ पे उसके साथ इसने रिश्ता बना लिया। अब यहाँ पे क्या होगा, इन्वर्जन होगा या दूसरा रिटेंशन होगा। तो देखो ये प्लेनर है, एक प्लेन पे है, टेबल के प्लेन पे बना हुआ है। अब चाहे तो OH आके कर सकता है अटैक ऊपर से, या फिर ये अटैक कर सकता है नीचे से, या तो ऊपर से अटैक करेगा प्लेन के ऊपर से, या फिर ये बिलो द प्लेन अटैक करेगा। अगर तो ये बिलो द प्लेन अटैक करता है तो यहाँ पे इन्वर्जन होगी, और अगर ये अबव द प्लेन अटैक करता है तो रिटेंशन होगी। रिटेंशन मतलब कॉन्फिगरेशन सेम ही रहेगी और इन्वर्जन मतलब कॉन्फिगरेशन अलग हो जाएगी। तो ये भैया कहाँ से अटैक करे, तो ये दोनों जगह से अटैक करता है, मतलब एक मॉलिक्यूल में तो एक ही जगह से अटैक करेगा, बट ओवरऑल जो सैंपल है हमारा उसमें करीब आधे मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जहाँ पे इन्वर्जन हो रही होगी, आधे होंगे वैसे जहाँ पे रिटेंशन हो रही होगी। तो यहाँ पे करीब 50-50 का रेशियो होता है। अब क्वेश्चन आता है कि क्या एक्जैक्टली 50-50 का रेशियो होता है, तो नहीं, इन्वर्जन जो है वो ज़्यादा होती है रिटेंशन से। क्यों, क्योंकि भले ये न्यूक्लियोफाइल जा चुका है लेकिन यार अपने एक्स बॉयफ्रेंड पे नजर तो रखेगा ना, तो यार ये थोड़ा बहुत यहाँ पे हिंड्रेंस कॉज करता है, BR नेगेटिव जो है यही के आसपास ही होगा ना, तो रिटेंशन में थोड़ी बहुत ही हिंड्रेंस कॉज करता है, तो इसलिए इन्वर्जन थोड़ी सी ज़्यादा होती है रिटेंशन से। ये एक बार नीट में क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैंने बता दिया। यहाँ पे देखो क्योंकि 2 स्टेप में हो रही है रिएक्शन, यहाँ पे एक इंटरमीडिएट प्रॉपर इंटरमीडिएट बन रहा है, तो रिएक्शन फेवरेबल होगी या नहीं, आगे जाएगी या नहीं, किस बात पे डिपेंड करेगा, इस स्पीशीज यानी कि इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी आप बढ़ा सकते हो बाय रीअरेंजमेंट। मान लो आपका कोई मिथाइल शिफ्ट हो रहा हो या फिर हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा हो, उससे आपका कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल बन रहा हो, तो आप वो कर सकते हो। तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। अब देखते हैं हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे हमें SN1 करनी है और कहाँ पे SN2 करनी है। तो SN1 रिएक्शंस आर जनरली कैरिड आउट इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स लाइक वाटर, अल्कोहल, एसिटिक एसिड, जो भी आपका H+ दे सकता है आपको, वो होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकती है। तो जनरली जहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स होंगे वहाँ पे यूनिमॉलिक्यूलर यानी SN1 फेवरेबल होगी। अगर पोलर ए प्रोटिक लिखा हो, पोलर ए प्रोटिक के एग्जांपल्स होते हैं DMF, एसीटोन, ऐसे अगर कुछ हो तो वहाँ पे SN2 फेवरेबल होगी। और ये कौन कौन शो करेगा, वहाँ पे हमने देखा था जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा था उसकी वजह से वहाँ पे SN2 फेवरेबल नहीं हो रही थी। अब तुम्हें पता है कि अगर मैंने कोई वो लिया है, कोई कार्बोकेटाइन लिया है, तो उसमें टर्शरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर प्राइमरी और मिथाइल वाला जो है बड़ा ही अनस्टेबल होता है ना। तो आपकी रिएक्शन कैसी होगी वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपका कार्बोकेटाइन कितना स्टेबल है। तो इसलिए टर्शरी वाले में सबसे ज़्यादा SN1 फेवरेबल होगी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, और मिथाइल में बिल्कुल ही फेवरेबल नहीं होगी, मिथाइल SN2 ही शो करेगा। ठीक है, इसने दिखा रखा है यहाँ पे ऑर्डर, टर्शरी हैलाइड SN2 के लिए रिएक्शन ये ऑर्डर ऐसे जा रहा है, मतलब CH3X में सबसे ज़्यादा, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी, SN1 के लिए उल्टा जा रहा है। अब अगर हम एलाइलिक या बेंजाइलिक हैलाइड्स की बात करें तो यार यहाँ पे भी जो कार्बोकेटाइन होता है वो एलाइलिक पता है ना, यहाँ पे कार्बोकेटाइन इस वाले कार्बन पे, डबल बॉन्ड वाले के बाजू वाले कार्बन पे, तो ये यार ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाएगा ना, वैसे ही बेंजाइलिक वाले में भी ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाएगा। और अगर हम उसकी बात करें एल्काइल हैलाइड के ऑर्डर की बात करें तो चाहे आपकी SN1 है या SN2 है, हर जगह यही ऑर्डर फॉलो होगा। मतलब कौन अच्छे से जाएगा, कौन सी एक्स, कौन सी गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को आराम से छोड़ के जाएगी। तो देखो यार आई आपको पता है उतना अच्छा बॉन्ड नहीं बना पाता क्योंकि इसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा नहीं है, तो इसका बॉन्ड भी वीक होता है। तो ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये आराम से छोड़ के चले जाता है अपने बंदे को। फिर BR, फिर CL और RF तो बिल्कुल छोड़ के नहीं जाता, RF के साथ रिएक्शन करना बड़ा कतई कठिन है। एक और बात करें, अगर हम उसकी बात करें फेनाइलिक हैलाइड्स की बात करें, तो ये कौन सी रिएक्शन शो करेगा, एक्स सीधा रिंग के साथ जुड़ा है, तो ये कौन सी रिएक्शन शो करना चाहेगा यार, ये शो करेगा आपकी SN2। आप बोलोगे यार क्यों बेंजीन आ रहा है यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा, तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जब आप इस एक्स को हटाओगे और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लेके आओगे तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज इस पे रिंग पे अगर डायरेक्टली जोड़ दो तो वो अनस्टेबल हो जाता है। तो यहाँ पे SN1 फॉलो नहीं होती, SN2 ही फॉलो होती है। आगे हम देखेंगे इसके कारणों को। अच्छा एक बात और, हमने यहाँ पे कहा कि यहाँ पे इन्वर्जन भी हो रही है, रिटेंशन भी हो रही है। तो आपको पता है अगर कोई आपका कायरल कार्बन होता है, कायरल कार्बन पता नहीं क्या होता है, जो एक कार्बन 4 अलग अलग चीज़ों से जुड़ा हो, 4 अलग अलग स्पीशीज से जुड़ा हो, उसे कहते हैं आप अपन कायरल कार्बन। ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ऐसा कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ऐसा कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो इन केसेस में कायरल कार्बन वाले कंपाउंड के केस में अगर आपकी इन्वर्जन भी हो रही है, रिटेंशन भी हो रही है, इन्वर्जन भी हो रही है, रिटेंशन भी हो रही है, तो उस केस में हमारा एक टर्म आती है रेसिमाइजेशन। उन केसेस में रेसिमाइजेशन हो जाती है, यानी कि आपके कंपाउंड में आपका जो सैंपल है उसमें आधी तो रिटेंशन हो रही है, आधी इन्वर्जन हो रही है। जब भी वो होता है इन्वर्जन रिटेंशन होता है तो इनमें क्या होता है कि जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है वो किसी डायरेक्शन में रोटेट करती है, जैसे वो इन्वर्जन में लेफ्ट साइड में रोटेट कर गई और रिटेंशन में राइट साइड में रोटेट कर गई। तो जब आपका रेसिमाइजेशन होगा तो आधे कंपाउंड्स लेफ्ट में रोटेट करा रहे हैं लाइट को, आधे आधे राइट में रोटेट करा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, रेसिमाइजेशन, मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी ओवरऑल क्या हो गई, जीरो। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि अगला टॉपिक यही है स्टीरियोमेरिक स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट।
सबसे पहले प्लेन पोलराइज लाइट होती क्या है, जब भी आपकी लाइट किसी एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, आप किसी पोलरॉइड से लाइट को पास करोगे तो लाइट आपकी एक ही डायरेक्शन में पास करेगी। वैसे लाइट क्या होती है, स्प्रेड होती रहती है, सूरज से लाइट आती है, हर जगह स्प्रेड होती है, स्कैटर होती है। ये लाइट स्कैटर नहीं होती। प्लेन पोलराइज लाइट यूज करते हैं, पोलरीमीटर यूज करते हैं ऐसी लाइट्स को प्रोड्यूस करने के लिए। अब अगर जो आपका कंपाउंड राइट साइड में इस लाइट को रोटेट करा दे, जो आपका कंपाउंड इसको राइट साइड में रोटेट करा दे, वो है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो। इसको हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, कैपिटल टी से कोई नहीं डिनोट करेगा, सिर्फ स्मॉल डी, और इसको प्लस साइन से भी शो करते हैं। अगर तो आपका कंपाउंड इसको लेफ्ट साइड यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तब इसको हम कहेंगे लीवो, लीवो LAE। इसको स्मॉल l से डिनोट कर सकते हैं, इसको नेगेटिव साइन से भी डिनोट करते हैं। कोई भी जो आपका कंपाउंड है उसके दो आइसोमर्स हो सकते हैं, जो आपका कंपाउंड है उसके दो आइसोमर्स हो सकते हैं। एक तो वो मतलब ये सिर्फ कायरल कार्बन से होगी ऑप्टिकल एक्टिविटी, कायरल कार्बन जो खुद 4 अलग टाइप के कार्बन से जुड़ा हो, 4 यानी कि sp3 कार्बन होना चाहिए, तभी तो ये 4 अलग कार्बनों से जुड़ा होगा। और यहाँ पे मतलब 4 अलग स्पीशीज के साथ जुड़ा होगा, कोई भी स्पीशीज हो सकती है। यहाँ पे अगर आपका कंपाउंड वो करा रहा है, डेक्स्ट्रो करा रहा है, उसका एक आइसोमर तो आपका डेक्स्ट्रो करा रहा है, एक आइसोमर आपका लीवो करा रहा है, तो इन दोनों आइसोमर्स को कहेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स, और इस फिनोमेनन को कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। फिर आता है आपका मॉलिक्यूलर एसिमेट्री, कायरलिटी। कायरलिटी हमने बता दिया, जो एक कार्बन 4 अलग कार्बनों से जुड़ा हो। एनांशियोमर्स क्या होते हैं? एनांशियोमर्स क्या होते हैं? यहाँ पे फोटो बनी हो कोई। एनांशियोमर्स होते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, एन ऑब्जेक्ट दैट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड ऑन इट्स मिरर इमेज इज कॉल्ड कायरल। इसको तो कायरल कह दिया हमने, ठीक है, जैसे हाथ पैर जो भी है, ठीक है। ये इससे जो आइसोमर्स बनते हैं उनको कहते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। जैसे मैंने एक कंपाउंड लिया और इसको शीशे के सामने रख दिया, शीशे के सामने जो इसकी नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज बनी, उससे मेरे पास एक और आइसोमर आ गया, ठीक है। सपोज यहाँ पे था Br था, यहाँ पे था H, BRH, नहीं सॉरी, हाँ छोड़ना है, आप बना हुआ है तो मेरे को कमेंट करनी है। यहाँ पे देखो एक बना है, यहाँ बीच में कार्बन है, जहाँ पे पॉइंट होता है वहाँ पे कार्बन होता है। इसके अबव द प्लेन ये मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, इसके बिलो द प्लेन ये मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, ठीक है। और आजू बाजू OH जुड़े और H जुड़े, मतलब 4 अलग अलग स्पीशीज जुड़ी हैं। तो इसको रोटेट करने पे हमें वो मिलेंगे, एनांशियोमर्स मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? देखो हमने इसके सामने एक शीशा रख दिया, शीशे के सामने जब हम रखेंगे तो आपको पता है 180 डिग्री लेटरल इन्वर्जन हो जाती है। तो 180 डिग्री पे घूम गया, 180 डिग्री पे जब ये घूमा तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप यहाँ आ गया, ये मिथाइल ग्रुप यहाँ आ गया और H वहाँ आ गया, ठीक है। और OH उस साइड आ गया, मतलब हर चीज़ की डायरेक्शन उल्टी हो गई। अब जब हम इसको वापस 180 डिग्री रोटेट करा रहे हैं तो क्या हुआ? ये वापस पहले जैसा हो गया, ए और सी वापस पहले जैसा हो गया। क्यों? क्योंकि ये 4 अलग ग्रुप से नहीं जुड़ा था, सॉरी, यहाँ पे दो तो मिथाइल ही थे, तो ये एक कार्बन एक मिथाइल, 2 मिथाइल के साथ जुड़ा था, एक OH के साथ जुड़ा था और एक H के साथ। तो क्या ये ऑप्टिकल एक्टिव है? नहीं है। क्यों यार? 180 डिग्री पे घुमाने पे आ तो रहा था यार, उल्टा हो तो रहा था, नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज बन तो रही थी, लेकिन जब हमने वापस 180 डिग्री घुमाया तो हमें इसका असली रूप दिख गया, हमें ये वापस पहले जैसा दिख गया। ए और सी तो बराबर ही है, तो एनांशियोमर्स नहीं है, ये कायरल कार्बन नहीं है। अगला एग्जांपल देखते हैं, ये एक कायरल था। अब इसको देखते हैं, यहाँ पे क्या चीज़ है? यहाँ पे कार्बन एक मिथाइल के साथ जुड़ा है, एक इथाइल के साथ, एक हाइड्रोजन, एक OH के साथ। जब हमने इसको 180 डिग्री रोटेट किया तो ठीक है, सब उल्टे हो गए, मिथाइल इथाइल सब उधर आ गया, OH इधर आ गया। अब देखते हैं 180 डिग्री वापस रोटेट करेंगे, क्या पता वो पहले जैसा बन जाए। क्या पहले जैसा बन रहा है? जब हमने इसको वापस रोटेट किया तो क्या हुआ? यहाँ पे C2H5 नीचे था, यहाँ पे C2H5 ऊपर आ गया, मिथाइल ऊपर था, मिथाइल नीचे चला गया। क्या D और F सेम लग रहे हैं? नहीं लग रहे। तो हमें मिरर इमेज बनाने के बाद घुमा के देखना ही पड़ेगा भाई कि ये वापस पहले जैसा तो नहीं हो रहा। तो यहाँ पे नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बन रहा है, तो इसीलिए हम इसको कहेंगे एनांशियोमर्स, एनांशियोमर्स, ठीक है। ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं एनांशियोमर्स, जहाँ पे नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस बने। रेसिमाइजेशन बताया मैंने, जहाँ पे आपका आइसोमर, दोनों टाइप के आइसोमर्स प्रेजेंट हो, आपके पास पॉजिटिव वाला भी प्रेजेंट हो, नेगेटिव वाला भी प्रेजेंट हो, तो उस केस में बनेंगे आपके रेसिमाइजेशन, उस केस में होगी आपकी रेसिमाइजेशन, हम उसको कहेंगे रेसिमिक मिक्सचर, और वहाँ पे ओवरऑल जो ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी दैट वुड बी 0/लुल। ये रेसिमाइजेशन कहाँ पे हो रही थी? जब आपकी SN1 मैकेनिज्म फॉलो हो रही थी, तब वहाँ पे आपका रिटेंशन भी हो रहा था और इन्वर्जन भी हो रहा था। रिटेंशन के केस में बनेगा डेक्स्ट्रो आइसोमर, और रिटेंशन इन्वर्जन के केस में बनेगा सपोज दूसरा लीवो आइसोमर। तो यार पॉजिटिव भी बन रहा है, नेगेटिव भी बन रहा है, तो इस केस में क्या होगी? रेसिमाइजेशन। फिर आगे का टॉपिक है रिटेंशन। इसमें आप में कुछ काम की बातें लिखी हैं। रिटेंशन इज अ प्रिजर्वेटिव ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ स्पेशल रिलेशन। हाँ, मतलब वहीं जो जैसा कॉन्फिगरेशन था वैसा का वैसा ही रहे, जहाँ पे पहले X जुड़ा था वहीं पे आके Y जुड़ गया, ठीक है। तो यहाँ पे इन जनरल इफ ड्यूरिंग अ रिएक्शन नो बॉन्ड टू द स्टीरियो सेंटर इज ब्रोकन, द प्रोडक्ट विल हैव द सेम जनरल कॉन्फिगरेशन ऑफ ग्रुप्स अराउंड द स्टीरियो सेंटर एज दैट ऑफ रिएक्टेंट। सच अ रिएक्शन इज सेड टू बी प्रोसीड विद द रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है इसका, ये क्या है? नेगेटिव मतलब लीवो वाला 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ओल। यहाँ पे क्या हुआ? आपका यहाँ पे OH जुड़ा था, OH वाला बॉन्ड आप तोड़ोगे, ठीक है, तोड़ दिया। अब यार स्टीरियो सेंटर कौन सा है? स्टीरियो सेंटर ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन है। क्या इसके कोई बॉन्ड टूट रहे हैं? नहीं टूट रहे ना। तो यहाँ पे क्या होगा? Cl वहीं पे आके जुड़ गया। देखो देखने पे रिएक्शन कैसी लग रही होगी अगर हम उसको देखें, अगर हम इसको SN2 माने, क्यों? क्योंकि यार ये प्राइमरी वाला है, प्राइमरी एल्कोहल है,
अगर हम इसको SN2 माने तो इस हिसाब से होनी तो इन्वर्जन चाहिए थी ना, लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कायरल कार्बन तो नहीं है। अगर कायरल कार्बन है तो क्या कायरल कार्बन का कोई बॉन्ड टूट रहा है? अगर कायरल कार्बन का बॉन्ड नहीं टूट रहा तो यहाँ पे रिटेंशन ही होगी, जहाँ पे OH था वहीं पे आके Cl जुड़ गया। फिर यहाँ पे SN1 और SN2 पे दोबारा देखें तो SN2 के केस में आपका अगर ऑप्टिकली एक्टिव हैलाइड है तो OH पीछे से आके अटैक कर रहा था, क्योंकि X के रहते आगे से अटैक नहीं कर सकता है, पीछे अटैक करेगा, तो यहाँ पे इन्वर्जन होगी कॉन्फिगरेशन की। ठीक है, अगर आपका SN1 से फॉलो होगा तो क्या होगा, इन्वर्जन भी होगी और रिटेंशन भी होगी। उसकी वजह से क्या होगा आउटकम, रेसिमाइजेशन होगी, आपका जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है वो जीरो हो जाएगी, आपका कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। अभी हमने बात कर ली उसकी, किसकी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर ली, अब हम एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करेंगे। एलिमिनेशन रिएक्शन में देखो एक बेस है, बेस का काम क्या है, हाइड्रोजन खींचना, तो ये हाइड्रोजन यहाँ से खींच लेगा। हाइड्रोजन जब H+ आयंस की फॉर्म में निकलेगा तो उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को इस कार्बन को सौंप दिए। जब इस कार्बन को सौंप दिए तो यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, और क्योंकि एक कार्बन यार 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता, तो ये X के साथ रिश्ता तोड़ देगा। तो यहाँ से हमारे पास एक X भी निकल गया और H भी निकल गया, X और H दोनों निकल गए, बीच में आ गया डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे क्या बना, एल्कीन बन गया, एल्कीन बन गया। तो यहाँ पे हम कहते हैं इसको बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन म्हणजे कि जहाँ से लीविंग ग्रुप निकल रहा है, लीविंग ग्रुप कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप होगा, जैसे यहाँ पे हेलोजन है, लीविंग ग्रुप जहाँ से निकल रहा है उसके बाजू वाले कार्बन से आपका हाइड्रोजन निकले, और इसको क्या कहेंगे, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। क्यों, आपका एक हाइड्रोजन निकल रहा है डी हाइड्रो और एक हेलोजन निकल रहा है, इसलिए डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। अब अगर आपका थोड़ा एसिमेट्रिकल हो, जैसे यहाँ पे Br है 2 ब्रोमोपेंटेन, यहाँ पे Br, चलो Br तो यहीं से निकलेगा, हाइड्रोजन कहाँ से निकाले, हम चाहें तो हाइड्रोजन निकाल सकते हैं इस कार्बन से, या हाइड्रोजन निकाल सकते हैं इस कार्बन से। ठीक है, आजू बाजू दोनों कार्बन है तो दोनों देख लेते हैं। अगर हमने हाइड्रोजन निकाला इस वाले कार्बन से, इस वाले कार्बन से, तो कंपाउंड बना ये, इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकाला, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक है जी, अगर हमने इस वाले कार्बन से निकाला, इस वाले कार्बन से, तो यहाँ पे बना ऐसा कंपाउंड। अब हम देखेंगे इनकी स्टेबिलिटी, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी देखने के लिए हमारे पास रूल आता है सेटजेफ रूल। वैसे तो उसका नाम जेटसेफ है, लेकिन उसको हम बुलाते हैं सेटजेफ है, मतलब दोनों एक जैसे लग रहे होंगे बट हैं अलग अलग। देखो अलेक्जेंडर जेटसेफ है, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं सेटजेफ। इसने ये कहा कि इन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शंस द प्रेफर्ड प्रोडक्ट इज दैट इन विच दैट एल्कीन विच हैज अ ग्रेटर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड टू द डबली बॉन्डेड कार्बन। इसकी क्या रेलेवेंस है, देखो यहाँ पे पहले तो पाई बॉन्ड वाला जो सिस्टम है उसके आजू बाजू दो एल्काइल ग्रुप्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, एक ही एल्काइल ग्रुप है। इसने बोला कि ज्यादा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स जहाँ पे होंगे वो ज्यादा प्रेफर्ड प्रोडक्ट होगा। तो देखो हम जब ऑब्जर्व करते हैं तो ये 81% आता है और ये सिर्फ 19% आता है हमारे सैंपल में। क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों एल्काइल ग्रुप ज्यादा होने से स्टेबिलिटी बढ़ रही है, क्योंकि देखो ये मिथाइल ग्रुप है, इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, प्लस H इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये अपने सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन सौंपेगा इसको। दूसरा यहाँ पे जो एल्काइल ग्रुप है इसके पास भी वो है अल्फा हाइड्रोजन से अल्फा हाइड्रोजन, समझते हो ना, तो वहाँ से प्लस H इफेक्ट होगा। तो यहाँ पे टोटल 5 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स में मिलेंगे, और यहाँ पे कितने मिलेंगे, सिर्फ 2, इस वाले कार्बन से सिर्फ 2 मिलेंगे। तो कौन ज्यादा स्टेबल हुआ यार, ये हुआ ना, ऑब्वियस सी बात है। प्लस आई के हिसाब से भी देखें तब भी प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है, तो इस हिसाब से हम स्टेबिलिटी चेक करते हैं कि कौन ज्यादा स्टेबल है, उस हिसाब से बनाते हैं। इसमें इसने एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन के बीच का वो दिखा रखा है कंपैरिजन, खैर छोड़ो, तो कर लोगे ना यार ऐसे क्वेश्चंस। इसमें जब आपकी कोई वो हो, आपकी कहीं पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी हो तो वो भी देख लेना कि रीअरेंजमेंट होने से क्या पता ज्यादा स्टेबल एल्कीन मिल रहा हो। फिर आते हैं रिएक्शन विद मेटल्स। ग्रिग्नार्ड रीजन बच्चा जानता है इसे। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक मतलब जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड हो और मेटल हो कोई ना कोई। तो ये हमारा था एल्काइल हाइड, इसको मैग्नीशियम और ड्राई ईथर के साथ रिएक्ट कराया, ठीक है, तो आपके पास ये बन गया ग्रिग्नार्ड रीजेंट। अगर आप इसको सोडियम और ड्राई ईथर के साथ रिएक्ट कराते तो क्या बनता, वुड्स रिएक्शन हो जाती, और आपका एल्केन बन जाता ज्यादा कार्बन का, डबल कार्बन का। ये आपका RX था, इसको आपने ट्रीट कराया सोडियम विद ड्राई ईथर, तो आपका क्या बनेगा, RR ना, 2 मॉलिक्यूल्स होंगे इसके, तो यहाँ पे एल्केन बनता है अगर आप ले लो सोडियम। ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली रिएक्शन है इसको हमने, या वो सोडियम वाली भी, इसको हमने ड्राई ईथर के प्रेजेंस में क्यों किया है, इस पे भी क्वेश्चन आता है। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में इसलिए किया है क्योंकि जो CH3 जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना, ये कतई रिएक्टिव है, कतई रिएक्टिव। ये किसी ना किसी से पानी लेकर, कहीं से पानी लेके या कुछ भी लेके ये बना देता है क्या, एल्केन, ये बना देता है एल्केन, CH3 ये एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो नहीं मिल पाएगा ना, तो इसीलिए इसको ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करते हैं ताकि आसपास कोई पानी हो तो वो ड्राई ईथर इसको पानी को अब्सॉर्ब कर ले और पानी इसके साथ रिएक्ट ना कर पाए। ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन गिवन है ना RMgx, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की पानी के साथ रिएक्शन होगी तो RH बन गया, यानी कि एल्काइल मतलब एल्केन बन गया। तो इसीलिए यहाँ पे पानी को हटाने के लिए वो ड्राई ईथर यूज करते हैं। वुड्स रिएक्शन हमने अभी भी देखी कि भी ड्राई ईथर में होती है, ड्राई ईथर में इसमें भी हाइड्रोकार्बन मिलता है लेकिन डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द हैलाइड, वुड्स रिएक्शन कहते हैं इसको। ठीक है, अब हम आते हैं अपने अगले पार्ट पे यानी कि हेलो एरीन्स पे। पहले तो इसकी प्रिपरेशन देख लेते हैं यार। अगर आपको रिंग के साथ, किसी एरोमेटिक रिंग के साथ आपको हेलोजन को जोड़ना है तो आप क्या करोगे यार, कोई भी लुइस एसिड ले लो, कोई भी लुइस एसिड और X2 ले लोगे। लुइस एसिड आपका Fe हो सकता है, आपका AlCl3 हो सकता है, AlCl3 बहुत अच्छा है, AlCl3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो आपका बेंजीन हो या कोई भी हो, यहाँ पे टॉल्यूइन दिखा रखा है, तो यहाँ पे हेलोजन जुड़ जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे ये CH3 ग्रुप है, ये प्लस R इफेक्ट शो करता है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, तो आपको ऑर्थो पैरा ही वो मिलेंगे, आइसोमर्स मिलेंगे इसके। अगर यहाँ पे कुछ और जुड़ा होता, सपोज बेंजीन की जगह मेरे पास वो था बेंजोइक एसिड होता, तो बेंजोइक एसिड आपको पता है मेटा डायरेक्टिंग है, तो आप फिर मेटा पोजीशन पे हेलोजन को जोड़ते। ठीक है, तो आप ये ध्यान रख सकते हो।
अगर तो मुझे ये करना है, ठीक है। अगर आपका वो है हेलोजन आयोडीन है, आयोडीनेशन करनी है आपको, तो उस केस में आपको कोई ना कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रिएक्शन जो होती है वो रिवर्सिबल होती है, ये पीछे जाती रहती है। तो आपको पता है ये आपका वो है बेंजीन है सपोज, इसके ऊपर आप जोड़ोगे X2 के साथ रिएक्ट करके, X2 के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या बनेगा, एक X तो यहाँ जुड़ जाएगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है, माइंड इट। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे जो X और X है इन दोनों के बीच का बॉन्ड कुछ ऐसा टूटेगा, X X इन दोनों का बॉन्ड कुछ ऐसा टूटेगा कि X पॉजिटिव बनेगा, ये X नेगेटिव बनेगा, हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगी। फिर ये जो X पॉजिटिव है ये एज एन इलेक्ट्रोफाइल इस पे एक्ट करेगा, बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा। तो जब आपका ये होगा, एक तो बच गया आपका X पॉजिटिव, एक हो गया आपका X नेगेटिव, ठीक है। और इससे बेंजीन से आपको वो निकालना पड़ेगा, हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा ना, हाइड्रोजन की जगह आप वो डालोगे, क्लोरीन डालोगे, तो आपका H और एक आयोडीन बच गया। ये जो HI है ये एज अ बाई प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे तो आयोडीन जुड़ गया, यहाँ पे HI एज अ बाई प्रोडक्ट बनेगा। इस HI को हम यूटिलाइज कर लेंगे बाय यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स इसको ऑक्सीडाइज करके HiO4 बना देंगे। जब आपका प्रोडक्ट कम हो गया तो क्या होगा, ली चैटलियर प्रिंसिपल के हिसाब से रिएक्शन पीछे जाएगी, सॉरी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, यार रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड जाएगी। ली चैटलियर प्रिंसिपल के हिसाब से जब आपने प्रोडक्ट कम कर दिया तो वो रिएक्शन चाहेगा ना प्रोडक्ट और बनाना, तो ली चैटलियर प्रिंसिपल के हिसाब से रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड जाएगी। इसीलिए हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे कोई ना कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फ्लोराइड्स आप इस तरीके से बना ही नहीं सकते क्योंकि फ्लोराइड्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। फिर सैंडमियर्स रिएक्शन पे आते हैं, बड़ी कतई इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसमें हम लेते हैं एनिलीन, एनिलीन लेते हैं, उसको सोडा ये NaNO2 और सोडियम नाइट्रेट और HX के साथ ट्रीट कराते हैं। इनसे क्या बनेगा यार, HNO2 बनेगा ना, नाइट्रस एसिड बनेगा। तो नाइट्रस एसिड को इन सीटू ही हमने प्रिपेयर किया है, ठीक है। इसके साथ क्या बनेगा, बेंजीन डायजोनियम हैलाइड, बेंजीन उसके ऊपर डायजोनियम यानी कि N पॉजिटिव बनेगा, और यहाँ पे एक हेलोजन साथ में जुड़ जाएगा। अरे हेलोजन कहाँ जोड़ूं, हेलोजन साथ में जुड़ जाएगा तो N2 पॉजिटिव X नेगेटिव अपना कंपाउंड बन जाएगा, इसे हम कहेंगे बेंजीन डायजोनियम हैलाइड। तो यहाँ पे किस किस के साथ रिएक्शन हो रही है, NaNO2 और HX, और काफी लो टेम्परेचर, करीब 5 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर, 0 से 5 डिग्री, क्योंकि थोड़ा ना लेस स्टेबल होता है, डायजोनियम सॉल्ट्स थोड़े लेस स्टेबल होते हैं, वो कोल्ड टेम्परेचर पे थोड़े स्टेबल रहते हैं, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे अनस्टेबल होते जाएंगे, ठीक है। इसको हमने नेक्स्ट स्टेप नहीं दिया, फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप हमने क्या किया, बेंजीन डायजोनियम हैलाइड, बड़े काम की चीज़ है, इसको आप ट्रीट करा सकते हो Cu2X2 यानी कि क्यूपरस हैलाइड के साथ। यहाँ पे आप सिर्फ हैलाइड नहीं, सिर्फ हेलोजन नहीं, यहाँ पे आप साइनाइड भी जोड़ सकते हो। अगर आपको रिंग के साथ साइनाइड जोड़ना हो तो आप CuCN ले लो, CuCN या फिर KCN ले लो, तो इसमें ये जो हेलोजन आके जुड़ जाता है आपका X और नाइट्रोजन अलग हो जाता है, ठीक है। इसको कहते हैं क्या, सैंडमियर्स रिएक्शन। अगर एक और चीज़, अगर आपने इसमें क्यूपरस हैलाइड की जगह सिर्फ कॉपर पाउडर ले लिया, सिर्फ कॉपर, इसकी जगह सिर्फ कॉपर ले लिया, तो इसको हम कहते हैं गैटरमैन रिएक्शन। गटरमैन नहीं, गैटरमैन, GATTER मैन, गैटरमैन रिएक्शन। भाई उसने गैटरमैन ने बस एक अलग चीज़ बता दी कि कॉपर यूज़ कर लो तो उसका नाम आ गया, बस और कुछ नहीं। दूसरा, अगर आपको इससे ये ClBr लिखा ना, X=ClBr, अगर आयोडीन जोड़ना है तब मैं क्या करूँ, इसको N2X को Ki के साथ ट्रीट करा दो और इसको बस थोड़ा सा वार्म कर लो, थोड़ा शेक भी कर लेना, मजा आएगा। तो यहाँ पे बेंजीन के साथ आपका आयोडीन जुड़ जाएगा, इसमें आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, Cu2X2 वगैरह की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, अगर मुझे इसके साथ जोड़ना है क्या, फ्लोरीन, यार फ्लोरीन तो जोड़ना बड़ा मुश्किल काम है। फ्लोरीन अगर जोड़ना है तो मैं क्या करूँगी, ये नहीं बनाऊंगी, मैं पहले NaNO2 की जगह मैं इसकी एनिलीन की रिएक्शन कराऊंगी विथ, एक तो NaNO2 तो ले लिया, ठीक है जी, दूसरा साथ में लेंगे HbF4, ठीक है। इसको कहते हैं बाल्स शाइमन रिएक्शन। बाल्स शाइमन रिएक्शन, इसमें क्या होता है, ये हमने लिया NaNO2 और HbF4, इसमें ये रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, यहाँ पे X की जगह BF4 नेगेटिव ले लो, जहाँ पे भी X लिखा हो वहाँ पे BF4 नेगेटिव ले लो। तो यहाँ पे रिंग के साथ क्या जुड़ेगा, ये अपनी रिंग, इसके साथ क्या जुड़ेगा, N2 पॉजिटिव तो हो गई, साथ में जुड़ेगा BF4 नेगेटिव, BF4 नेगेटिव जुड़ गया। अब इसको हम रिएक्ट कराएंगे, जो हमारा बना था यार, क्या बना था, हट, बेंजीन के ऊपर था BF4 नेगेटिव, N2 BF4 नेगेटिव, इसको हम ट्रीट कराएंगे, नहीं ट्रीट नहीं कराएंगे, इसको बस थोड़ा सा हीट कर देंगे, तो अपने आप बेंजीन के साथ चमत्कार होके बेंजीन के साथ फ्लोरीन जुड़ जाएगा। इसको क्या कहते हैं, बाल्स शाइमन रिएक्शन। यार देख लेना नाम, स्पेलिंग लिखनी पड़ेगी, इतना बड़ा नाम कौन लिखे, ये तो हमने देख लिया था इन सबका। अब आगे चलते हैं इसकी प्रिपरेशन तो कर ली, रिएक्शंस पे चलते हैं। रिएक्शंस ऑफ हेलो एरीन्स, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। यार इलेक्ट्रोफिलिक तो हमने देखी थी 11th में, बड़ी आसान थी। न्यूक्लियोफिलिक में बड़ी दिक्कत है, क्यों दिक्कत है, क्योंकि कारण बताए गए हैं यहाँ पे। पहला कारण है रेजोनेंस इफेक्ट, आपका जो क्लोरीन जो हेलोजन जुड़ा है वो अपने लोन पेयर से यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाता है, प्लस R इफेक्ट शो करता है। तो यार यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, C और Cl के बीच में काइंड ऑफ डबल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होता है, तो ये बॉन्ड आराम से टूटता ही नहीं, तो रिएक्शन आगे वो बढ़ती नहीं। दूसरी बात, डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, तो यहाँ पे sp2 कार्बन होता है, sp2 कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि उसके पास ज़्यादा S कैरेक्टर, दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो ये C और X के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको ज़्यादा पास खींच के रखता है, ठीक है। तो अगेन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ये X को जाने नहीं देगा, ठीक है, X को पकड़ के रखेगा। दूसरा, इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कीटाइन, मैंने बताया था ना, फिनाइल कीटाइन जो होता है यानी कि बेंजीन के ऊपर डायरेक्टली अगर आपका पॉजिटिव चार्ज जुड़ा हो तो यार वो कोई रेजोनेंस नहीं शो कर सकता, तो वो काफ़ी अनस्टेबल होता है, इंस्टेबिलिटी है, इसलिए ये नहीं चाहता कि ये SN1 फॉलो करके ऐसा
केटायन बना है बिकॉज ऑफ पॉसिबल पल्शन। देखो यहाँ बेंजीन के पास ना पहले बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, इसके पास बेंजीन के ऊपर अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन पूरा एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, तो ये आने वाले न्यूक्लियोफाइल को बहुत ज़्यादा रिपेल करता है, आने नहीं देता यहाँ पे, ठीक है। तो ये कारण है जिसकी वजह से यहाँ पे फेवर नहीं होती है, बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक कंडीशन दोगे तभी यहाँ पे रिएक्शन हो पाएगी। तो क्लोरोबेंजीन है, इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं फिनोल में। कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, देखो NaOH तो ले लिया है ना, जब भी हमें क्लोरीन को हटा के OH छोड़ना है तो हम NaOH या KOH लेते हैं, और लेकिन यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर 623 केल्विन 300 ATM हमें टेम्परेचर देना पड़ रहा है। उसके बाद हम सेकंड स्टेप पे हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ये कर लें, इसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ले लें, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा। हम कहते हैं ना कि बेंजीन के ऊपर तो बड़े सारे इलेक्ट्रॉन है, उसे गुरूर है इलेक्ट्रॉन्स का, तो अगर कोई इसके इलेक्ट्रॉन्स को खींच ले तो ये थोड़ा हम्बल हो जाएगा, फिर न्यूक्लियोफाइल को थोड़ा आने देगा। तो NO2 जो है इसके इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेता है, कैसे, -R इफेक्ट शो करके इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है, उसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। अब ये न्यूक्लियोफाइल को आने देगा। तो यहाँ पे देखो ऊपर क्या था, ज़्यादा टेम्परेचर लेना पड़ता था ना 623, अब हमें सिर्फ 443 केल्विन लेना पड़ रहा है। अगर तो हमने दो NO2 जोड़ दिए तो और कम लेना पड़ रहा है, 3 जोड़ देते यार, कुछ करने की जरूरत नहीं, बस वार्म कर दो, पानी डाल दो, पानी ही काम कर जाएगा, NaOH की भी जरूरत नहीं, बस पानी ले लो, ठीक है। तो NO2 जो है यहाँ पे दिखा रखा है, NO2 जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसके दिखा रखे हैं, जहाँ पे ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देता है और ताकि आराम से न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ सके। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस यार हमने बहुत देखी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बड़ी आसान होती हैं। बस आपको ये देखना है कि आपके जो ग्रुप जुड़ा हुआ है ये कैसा है, प्लस आर है, माइनस आर है, एक्टिवेटिंग है, डीएक्टिवेटिंग है। तो Cl क्या है, प्लस आर है, भैया आर इफेक्ट की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। लेकिन एक और इफेक्ट होता है इसका, -I इफेक्ट, जिसकी जो ज़्यादा पावरफुल है इस केस में। जनरली रेजोनेटिंग जो वो है पावर है वो ज़्यादा डोमिनेंट फैक्टर होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, -I इफेक्ट इसका हैलोजेंस का डोमिनेटिंग होता है और ये ओवरऑल क्या होता है, डीएक्टिवेटिंग है। तो वैसे तो ये क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो ये है जी, क्यों, क्योंकि प्लस आर शो कर रहा है, प्लस आर शो कर रहा है, इस वजह से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, बट ओवरऑल ही बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये डीएक्टिवेटिंग है, ठीक है। अगर हमें यहाँ पे क्लोरीन जोड़ना है तो वही जैसे हमने पहले किया था, सिंपल बेंजीन पे जोड़ना था तो भी हम वो लेते हैं एनहाइड्रस FeCl3, मतलब कोई लुइस एसिड, यहाँ पे वही कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ये है क्लोरीन, तो इसलिए ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे क्लोरीन जुड़ रहा है। आपको पता है पैरा जनरली मेजर होता है, क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा सिमेट्रिकल होता है, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस भी कम होता है। नाइट्रेशन के लिए हम क्या करते हैं, HNO3 और H2SO4 लेते हैं। इसमें जो H2SO4 है ये एसिड का काम करता है और जो HNO3 है ये बेस का काम करता है। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन होता है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल होता है NO2 पॉजिटिव न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है, याद रखना, 11th में पढ़ा हुआ है। तो अगेन जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो होगा पैरा, जो माइनर प्रोडक्ट होगा वो होगा ऑर्थो। सल्फोनेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पे इकलौता जहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल है, SO3, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, इनफैक्ट ओलियम की प्रेजेंस में करते हैं, साथ में SO3 भी लेते हैं। तो यहाँ पे आपका बनता है SO3H माइनर और मेजर, पैरा मेजर है, ऑर्थो माइनर है, ठीक है। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, एक होती है एल्काइलेशन, एक होती है एसाइलेशन। यहाँ पे क्या होता है न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल CH3 पॉजिटिव, यहाँ पे होता है CH3CO पॉजिटिव। एसाइलेशन के केस में, एल्काइलेशन के केस में CH3 पॉजिटिव कैसे बना, यहाँ पे भी अगेन हम कोई लुइस एसिड लेते हैं, एनहाइड्रस AlCl3, ये इसका बॉन्ड कैसे टूटेगा, इसका CH3Cl का बॉन्ड कैसे टूटेगा, भैया, क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो नेगेटिव बन जाएगा और CH3 पॉजिटिव बन जाएगा। CH3 पॉजिटिव आपका बन गया इलेक्ट्रोफाइल, ये अटैक करेगा और क्या बना यहाँ पे, मिथाइल ग्रुप जुड़ गया ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे। इसकी बात करें, अगर एसाइलेशन की बात करें तो अगेन यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये जो CH3CO पॉजिटिव है ये अटैक करेगा और आपका ये बन गया एसिटोफिनोन, क्लोरो एसिटोफिनोन, ऑर्थो माइनर पैरा मेजर। तो यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है, हो गया ना खत्म। ओ सॉरी बचा थोड़ा सा, रिएक्शन विद मेटल्स, हमने वहाँ पे वुड्स रिएक्शन देखी थी, वैसे यहाँ पे एक और रिएक्शन है फिटिक रिएक्शन, पहले देख लेते हैं। फिटिक रिएक्शन में क्या था, वहाँ पे क्या था, जब हमने RX लिया था, सोडियम लिया था, तो दो RX मिलके एक RR बना रहे थे। वैसे क्या यहाँ पे दो बेंजीन ले लिया, मतलब वो ले लिया क्लोरोबेंजीन, तो ये जुड़ के क्या बन गए, दो बेंजीन आपस में जुड़ गए, तो इसको हम कह रहे हैं फिटिक रिएक्शन। वहीं अगर हम एक ले लें एल्काइल हैलाइड और एक ले लें एराइल हैलाइड, क्या ले लें, एक एल्काइल हैलाइड लिया, एक एराइल हैलाइड लिया, इसको कहते हैं भैया डाइफिनाइल, दो फिनाइल ग्रुप जुड़ गए, इसको कहते हैं डाइफिनाइल, समझ जाना यार। वुड्स फिटिक रिएक्शन, अगर आपने एक दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी कि एक आपने एल्काइल हैलाइड भी ले लिया और एक आपने एराइल हैलाइड भी ले लिया और वही सोडियम ले लिया, तो क्या होगा, ये एल्काइल पार्ट जो है इसका ये और इसका एराइल पार्ट ये, दोनों आपस में मित्रता कर लेंगे और उनके बीच का कंपाउंड बन जाएगा ये। तो ये उसी की तरह हो गया ना, एल्काइलेशन की तरह हो गया, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, वहाँ पे हैलोजन भी टिका हुआ था, वहाँ पे हैलोजन कहीं गया नहीं था, हैलोजन के अलावा एक मिथाइल ग्रुप आके जुड़ा था, है ना। यहाँ पे हैलोजन को हटा के मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, मतलब कोई भी एल्काइल ग्रुप जुड़ा है, ठीक है। इसके बाद अच्छा बचा है पॉली हैलोजन कंपाउंड्स। इससे क्वेश्चन कुछ खास आते नहीं और बोर्ड के सिलेबस से भी हट चुका है, ठीक है। तो जहाँ पे एक से अधिक हैलोजेंस होते हैं वो पॉली हैलोजेंस कहते हैं। डाइक्लोरोमीथेन यानी कि मिथाइलिन क्लोराइड, यानी कि आपका CH2Cl2, इसके कभी भी यूजेस पे आ जाता है क्वेश्चन, सॉल्वेंट है, पेंट रिमूवर है, प्रोपेलेंट है, मेटल क्लीनिंग के लिए यूज होता है, ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये हार्म कर सकता है, ठीक है। ट्राइक्लोरोमीथेन क्लोरोफॉर्म, देखते आ रहे हो तुम फिल्मों में, क्लोरोफॉर्म क्या करते हैं, लोगों को बेहोश करने के लिए यूज करते हैं, एज अ सॉल्वेंट वगैरह तो यूज होता है। मेजर यूज इसका फ्रेयॉन्स में यूज होता है, ठीक है। पहले इसको सर्जरी में यूज किया जाता था एनेस्थेटिक के रूप में, अभी ना चोरी करने के लिए, बेहोश करने के लिए यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देता है।
ठीक है। ये आपका अगर आपकी इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है तो ये सिर्फ डिजीनेस, थोड़े से चक्कर वक्कर लेके आएगा, फटीग, हेडेक वगैरह लेके आएगा। अगर ज़्यादा हो गया ना तो आपकी ये मौत भी करवा सकता है। दूसरा, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा के, क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा के फोस्जीन बनाता है, विच इज अ पॉइजनस गैस, एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस। इसलिए इसको क्लोज डार्क कलर्ड बॉटल्स में करते हैं, क्योंकि रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में हो रही है, लाइट की प्रेजेंस में हो रही है, तो इसलिए हम इसको लाइट का एक्सपोजर से बचाने के लिए इसको डार्क कलर के बॉटल्स में रख देते हैं। इसको क्लोरोफॉर्म को। ट्राई आयोडोमिथेन, आयोडोफॉर्म जैसे ट्राइक्लोरोमीथेन था, ट्राई आयोडोमिथेन है, ठीक है। पहले इसको एज एन एंटीसेप्टिक यूज किया जाता था, बट इसकी पता चला कि एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज जो है वो फ्री आयोडीन की वजह से है, आयोडोफॉर्म की वजह से नहीं है। तो यार फिर अलग से आयोडोफॉर्म बना के यूज करने की क्या जरूरत है, ठीक है। फिर इसकी स्मेल भी बड़ी गंदी सी बदबू थी, तो इसलिए इसको हटा दिया। सीधा सीधा आयोडीन यूज करो यार, आयोडोफॉर्म यूज करने की जरूरत है। टेट्राक्लोरोमीथेन यानी कि CCl4, इसको पायरीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पायरीन। ये रेफ्रिजरेंट्स और प्रोपेलेंट्स में यूज होता है। ये स्पॉट रिमूवर की तरह यूज होता है। एक्सटिंग्विशर, ये थोड़ा काम की यूजेस लग रही है। कॉजेज लिवर कैंसर, भैया ये बड़े खतरनाक से हैं, लिवर कैंसर भी कॉज कर रहे हैं, और छोटे मोटे यार डिजीनेस वगैरह तो हर कोई कॉज कर लेगा, उसमें क्या कौन सी बड़ी बात है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे है कि इट कैन परमानेंटली डैमेज योर नर्व सेल्स, बड़ी खतरनाक यार। These effects can lead to stupor, कोमा, कोमा यार कोमा भी कर सकता है। एक्सपोजर टू CCl4 कैन मेक द हार्ट बीट इरेगुलर, और स्टॉप भी करा सकता है। द केमिकल में इरिटेट योर आइज, ठीक है जी। ये ओजोन को भी डिप्लीट करता है ना, उसकी वजह से भी स्किन कैंसर कॉज करता है। फ्रेयॉन्स यार, फ्रेयॉन्स तो हम हमेशा उसी के साथ पढ़ते हैं, ओजोन से के हिसाब से पढ़ते हैं, ये नेचुरल ओजोन बैलेंस को अपसेट कर रहा है। इसके अलावा ये रेफ्रिजरेंट्स में यूज होता है, कहाँ का एरोसोल, प्रोपेलेंट्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग वगैरह में यूज होता है, लेकिन अपने ओजोन के लिए बड़ा बेकार है, इसलिए अब इसको कुछ खास यूज नहीं किया जाता है। DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल डाइक्लोरोइथेन, यार शक्ल ही देख लेते हैं, इसकी तो नाम भी समझ नहीं आ रहा। DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल डाइक्लोरो, यार अच्छा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ट्राइक्लोरोइथेन, नाम समझ में आ रहा है इसका। डाइक्लोरो डाइफिनाइल मतलब दो आपने फिनाइल ग्रुप्स ले लिया, उन दोनों पे क्लोरीन जोड़ दिया, क्लोरीन क्लोरीन, तो ये हो गया डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोमीथेन। इथेन, आपने एक इथेन ले लिया और इस पर 3 क्लोरीन जोड़ दिए, ये दोनों जोड़ दिया आपस में, और 3 क्लोरीन जोड़ दिया आपने, तो ये बन गया DDT। यार बच्चा जानता है DDT क्या है? फर्टिलाइजर ना, इंसेक्टिसाइड, सॉरी इंसेक्टिसाइड है। फर्स्ट क्लोरीनेटेड ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड है। ऑर्गेनिक था, लोगों को लगा कि ठीक होगा, लेकिन यार ये बड़ा ही खतरनाक सा था। ये बहुत ही ज़्यादा क्या था ये, द यूज़ ऑफ DDT इंक्रीज इनॉर्मसली। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ये मच्छरों को भी भगा देता था, मलेरिया और टाइफस जैसी बीमारियों को भी दूर रखता था। लेकिन यार फिर पता चला कि यार ये बड़ा ही टॉक्सिक है, हाई टॉक्सिसिटी है टुवर्ड्स फिशेस। आपको पता है ये एक बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कॉज करता है। क्या करता है? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, यानी कि अगर आपकी मछली DDT खाती है तो उसमें सपोज 10% गया, आगे आगे वालों में 15% जाता जाएगा, 20% जाता जाएगा, और बड़ी जो वो होगी, जो चिड़िया होगी जो इस मछली को खाएगी, उसमें बहुत ज़्यादा DDT का अमाउंट बढ़ जाता है, और उसके अंडे भी वो हो जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट के अंडे बने होते हैं ना, वो कैल्शियम कार्बोनेट की जो शेल है वो वीक हो जाती है। फिर ये समझिए, देख लेना और क्वेश्चन भी कर लेना। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू यार, मेरी तो रिवीजन हो गया, तुम देख लेना अपनी। बाय बाय, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और तो क्या ही बोलूँ, बस पढ़ाई लिखाई करते रहा करो।